दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों आज की वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये समाजशास्त्र के पेपर 1 की वीडियो है। तो अगस्त कॉम्टे के जीवन परिचय और उनके सिद्धांतों से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी अगस्त कॉम्टे और उनके प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो वो वीडियो भी आप अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आए। बेसिकली पहला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का वर्णन कीजिए। अथवा करके है, कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित चिंतन के 3 अवस्थाओं के नियम के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। देखिए क्योंकि ये थर्ड ईयर रहेगा और लास्ट रहता है, मतलब कि आपका लास्ट एग्जाम्स होते हैं, फाइनल होते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइनल्स में पूछे जाते हैं। तो अगस्त कॉम्टे तो समाजशास्त्र के जन्मदाता है, जनक भी हैं और प्रत्यक्षवाद के भी हैं। तो अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अपने एग्जाम्स के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चंस के रिलेटेड आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। कॉम्टे का जन्म 1798 में हुआ था। कॉम्टे को समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना लिखिएगा और बताइएगा कि कॉम्टे का जन्म कब और कहाँ हुआ, कॉम्टे कौन है। तो अगस्त कॉम्टे का जन्म 1798 में हुआ था और उन्हें ही समाजशास्त्र का संस्थापक भी कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ। अब बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रत्यक्षवाद पूछा गया है तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ बताते हैं। तो मैंने पहले प्रत्यक्षवाद के बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी भी चीज़ को बताने से पहले जो उसके ऑथर है यानी अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में अगस्त कॉम्टे के बारे में अगर आप आंसर में लिखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। तो अब प्रत्यक्षवाद का अर्थ देख लेते हैं। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। उनके अनुसार समय ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है तथा यदि नियमों को हमें समझना है तो धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं अपितु विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझा जा सकता है। तो प्रत्यक्षवाद के लिए सबसे पहले हम बता दें कि प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त कॉम्टे हैं। समाजशास्त्र के साथ साथ प्रत्यक्षवाद जो सिद्धांत है उसके जनक भी अगस्त कॉम्टे को जाता है। अगस्त कॉम्टे के अनुसार मतलब अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की जब प्रादुर्भाव किया या फिर इसकी अवधारणा रखा तो उन्होंने कहा कि समय ब्रह्मांड ये सब क्या है, अपरिवर्तनीय है और प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होते हैं। ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय है, समय भी अपरिवर्तनीय है अगस्त कॉम्टे के अनुसार, और उनके अनुसार प्राकृतिक नियमों द्वारा ये सभी व्यवस्थित और निर्देशित होते रहते हैं। और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो हमें धार्मिक और तात्विक आधार पर नहीं समझना चाहिए। मतलब कि अगस्त कॉम्टे कह रहे हैं यदि संसार से रिलेटेड चीज़ों को हमें समझना है कि प्राकृतिक घटनाएं कैसी होती है, भूकंप, भूस्खलन या फिर समय के हिसाब से परिवर्तन जो भी हो रहा है, ब्रह्मांड पृथ्वी अपने समय अनुसार 24 घंटे घूमती रहती है, तो ये सभी चीज़ों को अगर हमें समझना है कि किस तरह व्यवस्थित और निर्देशित हो रही है तो हमें वो कह रहे हैं कि हमें धार्मिक और तात्विक तत्वों के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही समझ सकते हैं। यानी अगस्त कॉम्टे कह रहे हैं कि अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो ये सब बातें आपको धर्म या फिर तात्विक आधार नहीं बताएंगे अपितु वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही हम इन्हें समझ सकते हैं। तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ ये है, क्या है, वैज्ञानिक है। उनके अनुसार वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ये तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद हो सकता है। तो कॉम्टे के अनुसार अनुभव का निरीक्षण, प्रयोग करना, वर्गीकरण करना उनका व्यवस्थित कार्य प्रणाली के द्वारा केवल प्राकृतिक घटनाओं का नहीं बल्कि समाज के अन्य घटनाओं का भी अध्ययन केवल वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही संभव है। तो जब उन्होंने प्रत्यक्षवाद का ये इस अवधारणा को रखा तो उनका बेसिकली कंसेप्ट यही था कि जो भी परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं वो सभी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा समझे जा सकते हैं, धर्म या फिर तात्विक आधारों के द्वारा नहीं। अब बात करते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद या फिर प्रत्यक्षवादी, तो
देखिए, प्रत्यक्षवाद को इन तीनों नामों से जाना जा सकता है: प्रत्यक्षवाद, विज्ञानवाद या फिर प्रत्यक्षवादी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि विज्ञानवाद के मतलब कि से आप क्या समझते हैं, उसकी अवस्थाओं के बारे में प्रकाश डाली, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको लगेगा कि विज्ञानवाद तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षवाद को विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्षवादी या विज्ञानवाद या फिर प्रत्यक्षवादी दर्शन 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में विकसित हुए एक विशेष वैज्ञानिक पद्धति है। यानी प्रत्यक्षवाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ था और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्भव वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी चिंतन के आधार पर हुआ। यानी प्रत्यक्षवाद का जन्म धार्मिक और तात्विक आधारों को निग्लेक्ट करते हुए इसका जन्म हुआ। और प्रत्यक्षवाद का बेसिक उद्देश्य क्या था कि प्रकृति या ब्रह्मांड से संबंधित चीज़ों के बारे में हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सके, वो किस तरह व्यवस्थित हो रही है, निर्देशित हो रही है। तो इसके द्वारा प्राकृतिक नियमों को ही भांति ऐतिहासिक और सामाजिक नियमों की व्याख्या की जा सकती है। यानी जब प्रत्यक्षवाद का प्रादुर्भाव किया गया या उसकी अवधारणा के बारे में रखा गया, तो ये कहा गया कि न केवल प्राकृतिक नियम बल्कि ऐतिहासिक परिपेक्ष, हमारे सामाजिक नियम, इन सभी की व्याख्या भी हम वैज्ञानिक नियमों के आधार पर ही कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद के अनुसार यथार्थ जगत का ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हो सकता है। यानी प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्चुअल वर्ल्ड है, यानी जो हम यथार्थ रूप से देखते हैं, समझते हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारी विभिन्न आवश्यकताएं की पूर्ति हो रही है, तो जो हमारा रहन सहन है, इन सब के बारे में भी जो ज्ञान हम कलेक्ट करते हैं कि मतलब विभिन्न तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, तो ये सभी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही हम कर सकते हैं। यानी प्रत्यक्षवाद के अनुसार हम जब अपने यथार्थ जीवन या फिर यथार्थ जगत के बारे में जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो सभी हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रयोग कॉम्टे ने अपने समाजशास्त्रीय चिंतन में किया, अतः उन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। यानी जो प्रत्यक्षवाद है इसे एक दर्शन भी कहा जाता है, तो इसका प्रयोग कॉम्टे ने अपने समाजशास्त्रीय चिंतन में किया था, क्योंकि अगस्त कॉम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तब उन्होंने वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उन सबको समझने के लिए समाजशास्त्र मतलब कि समाजशास्त्र जैसे विषय को विकसित करने पर जोर दिया और उसे एक मान्यतापूर्वक विषय मतलब कि प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए। तो जब वो समाजशास्त्रीय चिंतन कर रहे थे, तो उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन का भी प्रयोग किया और प्रत्यक्षवादी दर्शन का भी प्रादुर्भाव किया। इसलिए अगस्त कॉम्टे को ही प्रत्यक्षवाद का जनक या फिर जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहते हैं, या फिर प्रत्यक्षवाद की 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए। इससे रिलेटेड ऐसे भी इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपने माइंड में रखिएगा और क्वेश्चन मतलब नोटबुक में इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करिएगा। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या उन्होंने अपने दोनों ग्रंथों द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एवं सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी फिलॉसफी में की है। मतलब अगस्त कॉम्टे ने जो अपनी ग्रंथ लिखी, उस पहला है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एवं सेकेंड है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। तो इन दोनों में उन्होंने प्रत्यक्षवाद का विस्तृत व्याख्या किया। प्रत्यक्षवाद के जो बेसिक अवधारणा है, कंसेप्ट है, उन सबको अपनी इन दोनों पुस्तकों में भी बताया। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी किसकी पुस्तक है या फिर सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी पुस्तक है। तो कीप इट इन योर माइंड। कॉम्टे प्रत्यक्षवाद को एक वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानते हैं जिसका मुख्य आधार अनुभव और प्रयोग है। प्रत्यक्षवाद में मात्र वैज्ञानिक चिंतन को ही स्थान प्राप्त है, धार्मिक, आध्यात्मिक या अलौकिक चिंतन को नहीं। तो बेसिकली धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने के लिए प्रत्यक्षवाद में बहुत सारे प्रयत्न किए गए, क्योंकि इनकी अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक कदापि नहीं हो सकती। प्रत्यक्षवाद कल्पना का ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। तो अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद अपने क्षेत्र से धार्मिक और तात्विक विचारों का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार भी करता है, और ऐसा वो इस कारण करता है क्योंकि
इस प्रकार के विचार एक प्रकार की हम कहते हैं बेटिंग हो सकती है, फिर सट्टेबाजी हो सकती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी प्रणाली के आधार पर किए गए अध्ययन और उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होते हैं। तो कॉम्टे के अनुसार धार्मिक तथा तात्विक विचार मात्र सामाजिक अध्ययन तक ही सीमित रह गया है, परंतु यदि हम सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना चाहते हैं तो इस सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र से भी हमें तात्विक और धार्मिक विचारधारा को निकाल देना चाहिए। ऐसा किए बिना हम समाजशास्त्र को विज्ञान की उपाधि नहीं दिला सकते। ये अगस्ट कॉम्टे का विचार है। कॉम्टे के चिंतन की अवस्था है। तो कॉम्टे ने मनुष्य के चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कॉम्टे ने अपने विचारों द्वारा मनुष्य के चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये इससे रिलेटेड डायग्राम है। कॉम्टे के अनुसार अवस्थाएं मनुष्य के चिंतन की 3 अवस्थाएं। पहला है धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था, दूसरा तत्व दार्शनिक या भावात्मक अवस्था, वैज्ञानिक या साकारवादी अवस्था। तो ये मतलब अगस्ट कॉम्टे के अनुसार ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। मनुष्य के चिंतन के 3 स्टेप्स है। इन तीनों स्टेप से होकर ही मनुष्य चिंतन की अंतिम या चरण अवस्था तक पहुंचता है। तो ये डायग्राम मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया ताकि आप लोग देखकर इस तरह के डायग्राम्स अपने नोटबुक में आप भी बनाएं और अपने आंसर में भी इस तरह से डायग्राम के द्वारा अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अट्रैक्टिव आंसर लगता है और एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। जब आपने पढ़ाई की है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा आंसर में, तो आपको नंबर मिलेगा। आपकी लिखाई पे आपको नंबर नहीं मिलता, बल्कि आपके कंसेप्ट पे आपको नंबर मिलता है। तो इस तरह का डायग्राम मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया ताकि आप लोग भी अपने नोटबुक में इससे बना लें। अब बात करते हैं इन तीनों अवस्थाओं के बारे में डिटेल से, यानी ये तीनों अवस्था किस तरह से मनुष्य के चिंतन की अंतिम चरण तक पहुंचाती है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वर्क करते हैं। तो पहला है धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था। तो अगस्ट कॉम्टे के अनुसार मनुष्य के चिंतन की ये पहली अवस्था है। यह मानव के चिंतन की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में चिंतन अथवा मानव के विचार संकुचित एवं चेतना सोई हुई रहती है। सही अर्थों में यह आदि युग के मानव की चिंतन की अवस्था है, यानी अगस्ट कॉम्टे के अनुसार यह मानव चिंतन की प्रारंभिक अथवा फर्स्ट अवस्था है। तो इस अवस्था में जो चिंतन या फिर विचार करने की इच्छा शक्ति, मतलब विचार करने की जो क्षमता होती है वो संकुचित होती है और अधिकतर जो चेतनाएं होती है वो सोई हुई या फिर निरर्थक होती हैं। और सही अर्थों में ये आदि युग, मतलब कि जो पिछले ज़माने में आदिम युग होता था, उस युग के मानव की चिंतन की एक अवस्था है। तो बेसिकली इस स्तर पर मानव समस्त भौतिक घटनाओं के घटित होने का मूल कारण दैवी शक्ति या फिर अलौकिक तत्वों को मानता है। जैसे कि बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, सर्दी गर्मी, सूखा, भूकंप, दिन हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, प्रेम, ग्रहण, नदियों का प्रवाह, बीमारी, महामारी, ये सभी घटनाएं घटित होने के कारण को मतलब कि व्यक्ति दैवी शक्ति या अलौकिक शक्ति का कारण मान लेता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सरल शब्दों में चिंतन के इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक या दैविक शक्ति होने की बात को बोलता है, यानी ये धार्मिक और काल्पनिक अवस्था। तो इस अवस्था में कुछ भी घटित होता है, कुछ भी होता है तो व्यक्ति उसे धर्म या फिर कल्पना से जोड़ देता है, यानी कुछ भी घटित हो रहा है तो उसमें अलौकिक शक्तियों का ही हाथ है। नेक्स्ट स्टेप है तत्व दार्शनिक या फिर भावात्मक अवस्था। तो मानव चिंतन का ये दूसरा स्तर है। भावात्मक अवस्था या धार्मिक एवं प्रत्यक्षवाद के मध्य की एक अवस्था, यानी जो फर्स्ट अवस्था है धार्मिक एवं काल्पनिक, उसको मॉडरेट लेवल क्या है, तत्व दार्शनिक या भावात्मक अवस्था। तो ये इसका सेकेंड स्टेप है, उसको मॉडरेट करके यानी अपडेट करके सेकेंड स्टेप बनाया गया है। तो इस अवस्था को भावात्मक अवस्था कहते हैं। ये धार्मिक एवं प्रत्यक्षवाद के मध्य की एक कड़ी मानी जाती है। तो ये प्रथम अवस्था का संशोधित रूप कही जाती है। धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर पर एक मनुष्य एकेश्वरवाद तक तो पहुंच गया, लेकिन यहीं पर उसकी चिंतन प्रक्रिया रुक गई। मतलब एक ही भगवान को या फिर एक ही दैवी शक्ति को वो हर चीज़ का कारण मानने लगा और उसकी चिंतन शक्ति वहीं पर रुक गई। तो उसकी चिंतन प्रक्रिया निरंतर तीव्र गति से चलने लगी। तो इस स्तर पर मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया। इस स्तर पर वह अनेक प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर ढूंढना चाहता है, जैसे कि तत्व मतलब कि दार्शनिक या फिर दर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रयास करता है, जैसे कि ईश्वर कैसा है, उसका आकार क्या है,
ये इन सभी प्रश्नों का वो आंसर ढूंढने का प्रयास करने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्तर पर मनुष्य का चिंतन तर्कपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये तत्व का दार्शनिक और भावात्मक अवस्था है। तो इस स्तर पर मनुष्य का चिंतन तर्कपूर्ण हो जाता है। तो प्रथम अवस्था की तरह वो किसी भी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। सेकेंड अवस्था में वो सोचता समझता है, क्वेश्चंस करता है। थर्ड अवस्था है वैज्ञानिक या सकारादी अवस्था। तो ये मनुष्य के चिंतन की थर्ड एवं लास्ट अवस्था है। कॉम्टे के अनुसार मानवीय चिंतन की तीसरी व अंतिम अवस्था प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक अवस्था है। यह अवस्था प्रथम दोनों अवस्थाओं के बाद प्राप्त होती है या पूर्णतः संसार के बौद्धिक दृष्टि से देखने का एक तरीका है। तो ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार ये मानवीय चिंतन की सबसे लास्ट अवस्था है। तो यह अवस्था घटनाओं का निरीक्षण व वर्गीकरण पर आधारित रहती है और इसमें कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं होता। यानी इस स्टेप पर जो भी व्यक्ति विचार करता है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, साकारवादी अवस्था के आधार पर, या फिर निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, इन सभी को सोच समझ कर तर्कपूर्ण मतलब कि कल्पना और भावना के स्थान पर वो एक्चुअल या यथार्थ चीज़ों पर देख कर समझ कर ही कोई फैसला करता है। तो ये सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है मानवीय चिंतन की। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अंतिम तौर पर प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक अवस्था में मानव मस्तिष्क दैवी धारणाओं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लक्ष्य तथा घटनाओं के कारणों की व्यर्थ खोज को त्याग देता है और उनके नियमों या फिर उनके अनुक्रम और समानताओं के निश्चित संबंधों के अध्ययन में लग जाता है और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लगता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं के बारे में। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, वे शॉर्ट में आ जाए तो देख लेते हैं प्रत्यक्षवाद की क्या विशेषताएं हैं। पहला है निश्चित सामाजिक नियम, वास्तविक ज्ञान, वैज्ञानिक आधार अथवा पद्धति, अज्ञात तथ्यों से असंबद्ध धर्म और विज्ञान का समन्वय और सामाजिक पुनर्निर्माण का उद्देश्य। तो पहला है निश्चित सामाजिक नियम। तो प्रत्यक्षवाद का अपना अलग फलसफा होता है, जिसके तहत ऑगस्ट कॉम्टे ये मानते हैं कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटना अचानक घटित नहीं होती बल्कि वे निश्चित नियमों के द्वारा ही घटित होती है, तो इसी तरह सामाजिक घटनाओं के साथ भी निश्चित प्रकार के नियम जुड़े होते हैं। यानी जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है वो निश्चित सामाजिक नियमों के तहत होती है। वास्तविक ज्ञान। तो ऑगस्ट कॉम्टे ऐसे प्रथम समाजशास्त्री या फिर दार्शनिक हैं जो भाववादी कल्पनाओं के विपरीत आदर्शात्मक विचारों का विरोध करते हैं और उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद में इनका कोई भी स्थान नहीं होता बल्कि कल्पनाएं और आदर्श का कोई स्थान नहीं होता। उनका विज्ञान वास्तविक जगत की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यानी ऑगस्ट कॉम्टे मानते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है वो एक्चुअल होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार अथवा पद्धति। तो कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है और घटनाओं का निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण करके तथ्यों के वास्तविक रूप को जाना चाहता है। तो प्रत्यक्षवाद अनावश्यक ज्ञान से संबंधित है और वह यथार्थ की घटनाओं में विश्वास करता है। नेक्स्ट है अज्ञात तथ्यों से असंबद्ध। प्रत्यक्षवाद उन चीज़ों का अध्ययन नहीं करता जो उसे ज्ञात नहीं है या फिर ज्ञान से परे है, इसलिए वह आध्यात्मिक और काल्पनिक चीज़ों से अपने को दूर रखता है क्योंकि इनकी विषय वस्तु यथार्थ न होकर कल्पना पर आधारित होती है। नेक्स्ट है धर्म और विज्ञान का समन्वय। तो प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि ये एक मानवतावादी धर्म भी से भी जुड़ा हुआ है। वो वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति दूसरों की सेवा करे, उनकी हेल्प करे, सहयोग करे और समाज में नैतिक आचरण और भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण का उद्देश्य। तो ऑगस्ट कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत है वो केवल विज्ञान की सीमा तक ही बंधा नहीं है बल्कि उसे एक साधन के रूप में भी देखा जा सकता है, मतलब जिसके द्वारा समाज का पुनर्निर्माण भी किया जा सके और विज्ञानवादी अवस्था में व्यक्ति राजनीतिक समस्याओं की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। तो इन समस्याओं का निराकरण विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद जहां एक और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति करने पर जोर देता है या वे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करता है, वही दूसरी तरफ वह इनके माध्यम से सामाजिक पुनर्निर्माण करने की भी प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और प्रमुख उद्देश्य धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं का या विचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को सामाजिक अध्ययन के प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही यथार्थ बनाता है जितना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर अन्य विज्ञान आदि। तो इस तरह प्रकार प्रत्यक्षवाद वह साधन बन जाता है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव हो सके।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, आंसर्स को लिखने में और भी कार्य करने में बहुत मेहनत लगी। तो आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। चैनल पे नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी भविष्य में आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।